एक लंबी चुप्पी के बाद बस्तर में फिर माओवादियों का हमला, जिसमें सीआरपीएफ के 7 जवानों की मौत हो गई। हमले के बाद सरकार की पहली प्रतिक्रिया में राज्य के गृह मंत्री ने इसे हताश माओवादियों की कुलबुलाहट बताया। जलने से पहले जो भभकते हैं ना, ये उसी तरह की अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए सब कर रहे हैं। अच्छा। और कोई ताकत अब उनकी शेष नहीं है। ये आखिरी लड़ाई है? बिल्कुल आखिरी लड़ाई है। ऑपरेशन में जब लड़ाई में लगता है पार्टी कमजोर पड़ रही है तो फिर इस तरह की घटनाएं होती रहती है। गुरिल्ला वारफेयर का तरीका है। पिछले कुछ वक्त से बस्तर में पुलिस माओवादियों के खिलाफ लगातार बड़ी कामयाबी के दावे कर रही है। 2014 में जहां पूरे छत्तीसगढ़ में 36 और 2015 में 46 माओवादी मारे गए, वहीं 2016 के शुरुआती 3 महीनों में ही 46 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इसी तरह अगर गिरफ्तारियों पर नजर डालें तो 2014 में 835 गिरफ्तारियां और 2015 में 677 गिरफ्तारियां हुई, जबकि 2016 के शुरुआती 3 महीनों में ही 272 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों का आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही है, जहां 2014 में पूरे छत्तीसगढ़ में 421 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, वहीं 2015 में 327 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन 2016 में शुरुआत के 3 महीनों में ही 368 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये पुलिस के दावे हैं और यहाँ नक्सलियों के खिलाफ इस जंग को अनौपचारिक रूप से मिशन 2016 कहा जा रहा है। लेकिन बस्तर के दंतेवाड़ा में हुआ ये ताजा हमला पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए एक खतरे की घंटी है और मिशन 2016 के लिए कई सवाल खड़े करने वाला भी है। वैसे बस्तर में चल रही जंग या मिशन का एक और पहलू भी है, जिसे लेकर पिछले कुछ वक्त में काफी विवाद हुआ। पिछले कुछ वक्त में छत्तीसगढ़ के बस्तर के इन अंदरूनी इलाकों में सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ अपनी जंग तेज की है। क्योंकि जंग तेज हुई है, इसलिए सरकार कहती है कि आत्मसमर्पण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, मुठभेड़ों में अब ज्यादा नक्सलवादी मारे जा रहे हैं और पुलिस का मनोबल बढ़ा है। लेकिन सरकार और पुलिस के इन दावों पर पत्रकारों ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई वकीलों ने सवाल भी खड़े किए हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो भी सरकार की कही बातों या पुलिस की कही बातों को चुनौती दे रहा है, उसे निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ये कुछ लोग हैं जिनकी या तो पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई या फिर इन्हें बस्तर छोड़ना पड़ा या इन्हें धमकाया गया। लेकिन इन कहानियों को सुनने से पहले जानिए बस्तर के ही एक आदिवासी हड़मा कश्यप की दास्तान। जगदलपुर से कोई 60 किलोमीटर दूर ये कच्चा उबड़-खाबड़ रास्ता आपको एक गुमनाम से सोलेंगा गांव की ओर ले जाता है। और इस गांव में रहने वाला ये परिवार पिछले 1 महीने से सदमे में है। इस गांव के निवासी हड़मा कश्यप को पिछले दिनों एक इनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया। उसकी पत्नी गलो का आरोप है कि पुलिस ने हड़मा को घर से उठाया और फर्जी इनकाउंटर में मार दिया। अच्छा, पलंग पे सो रहे थे, लेटे थे। हाँ, इनका कहना है कि यही पलंग में सोया था और मैं यहाँ पे सोई थी। दोनों बच्चों को इधर उधर करके मैं सोई थी। अच्छा, मेरे गाले पटी में जो और माने वतन के और शुक्ला ले वत्तर। फिर क्या हुआ? ये बोल रही है मेरे को पहले यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाने के बाद यहाँ ले गए, यहाँ से उस पार ले गए, ले जाने के बाद दोनों हाथ को ऐसा पकड़ लिया। किसको? हड़वा को? इनको। इनको? अच्छा। पैर के गम सतुर तोड़ी ला बेनंतर तोड़ा आतो नड़मला तो। उसके बाद इसको इधर पकड़ के उसको पकड़ के उसके मुंह में कपड़ा भरा। किसके मुंह में कपड़ा भरा? हड़मा के मुंह। अच्छा, और क्या बोला पुलिस ने, क्यों इनको ले जा रहे थे? पुलिस बाड़ जो कसमन बाड़ जो कहता और बाड़ी ने एक कामरेड तेदा वाला रोड तो सी की नहीं जो के नो उन लोग बोले ए कामरेड उठ, रास्ता दिखाना करके बोले। ऐसे मामलों में पुलिस हड़मा जैसे लोगों का रिश्ता माओवादियों से बताती रही है, लेकिन हड़मा के परिवार ने जो सबूत पेश किए हैं
वो पुलिस के दावे को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। हड़मा के खिलाफ केस इसी थाने में दर्ज किया गया, पुलिस थाना माडूम। यहां उसके खिलाफ पहले भी केस दर्ज होते रहे और उसे नक्सलियों का मददगार बताया जाता रहा। लेकिन जितने भी सबूत हड़मा का परिवार पेश कर रहा है, उससे पुलिस पर यह अतिरिक्त दबाव बन रहा है कि वो उसे नक्सलवादी साबित करे। हड़मा का आधार कार्ड, उसका मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जमीन का पट्टा और दूसरे दस्तावेज, घर से सोते समय उठाए जाने को लेकर उसकी पत्नी और दूसरे लोगों का बयान और फिर रहस्यमय हालात में उसकी हत्या। इससे सवाल उठता है कि पुलिस जिसे इनामी नक्सली बता रही है, उसकी सच्चाई क्या यही है? इस परिवार ने हमें यह भी बताया कि हड़मा का भाई जरूर नक्सलियों के साथ है, लेकिन वो कभी यहां उससे मिलने नहीं आया। क्यों ले गया, क्या कह रहे थे? हड़मा को हाँ। कुछ नहीं थे। हाँ। वही वो उसका हड़मा का भाई का केस में उठा के ले गया उसको पहले भी? हाँ हाँ। नक्सल में तेरा भाई है करके उठा के ले गया है उन लोग, ये कह के कि तुम्हारा भाई नक्सलवादी है? हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा करके उठा के ले गया है। पर उनका भाई या कोई नक्सली यहाँ कभी आया? कभी नहीं आया था, कभी नहीं आता? नहीं आता। और हड़मा क्या काम करता था? और हड़मा के थी। नक्सलवाद से कटे फटे इस पूरे इलाके में मुखबिरों का नेटवर्क इतना घना है, चाहे वो पुलिस के मुखबिर हों, चाहे वो माओवादियों के मुखबिर हों, कि इन गांवों में आकर ये बताना मुश्किल हो जाता है कि जो आदमी खुद को निर्दोष कह रहा है, क्या वो वाकई निर्दोष है, या फिर जिसको पुलिस माओवादी या नक्सलवादी बता रही है, क्या वो वास्तव में विद्रोही है। मारडूम इनकाउंटर जैसे मामलों ने बस्तर में पुलिस के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर दी है और आला अधिकारियों को इस मामले पर बयान देने पड़ रहे हैं। देखिए, जितने भी इनकाउंटर्स होते हैं और जो आप बता रहे हैं मारडूम वाला, सभी इनकाउंटर का एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर होता है। इस प्रकरण में भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हुआ है और यदि किसी को कोई शक शुबह है उनके परिवार वालों को और या अन्य किसी को भी, तो वो उसमें गवाही दे और अगर मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट में ये पाया जाएगा कि हमारे आदमी दोषी हैं तो ज़रूर कार्रवाई होगी। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की ये पॉलिसी है, एक तरफ जहां सरेंडर पॉलिसी, वहां दूसरी तरफ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो नक्सली है या नहीं है, उसे मुठभेड़ में मारने का जो भी दावा मतलब आरोप लगता है वो न लगे, सारा काम कानून के तहत करे। लेकिन पत्रकारों और सामाजिक संगठनों के लिए सरकार के इस आश्वासन का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर वो हड़मा कश्यप जैसे मामलों पर सवाल न उठा सकें और कुछ लिख बोल न सकें। बस्तर में इन दिनों ये डर आम है कि फर्जी मुठभेड़ों या मानवाधिकार हनन के मामलों में बोलना लिखना पुलिस को नाराज कर सकता है और आपको जेल भी भेज सकता है। बस्तर में काम कर रहे कम से कम 4 पत्रकारों को पिछले 6 महीने में गिरफ्तार किया गया है और अभी वो जेल में हैं। हाल ही में बस्तर का दौरा करने वाली एडिटर्स गिल्ड की टीम का कहना है कि बस्तर में हर पत्रकार डर और दबाव में काम कर रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि मीडिया नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को देश के लिए चल रही जंग की तरह देखे और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानते हुए इस पर कोई सवाल न उठाए। ये सब बस्तर में लंबे वक्त से सक्रिय पत्रकार कमल शुक्ला कहते हैं कि आवाज उठाने वाले पत्रकारों को पुलिस पुराने और झूठे मुकदमों में फंसा रही है। पत्रकारों से ये अपेक्षा करते हैं ये कि इनके हिसाब से ही वो पत्रकारिता करें। ये जो विज्ञप्तियां जारी करते हैं उसको ही यहाँ के पत्रकार जारी करें। उन विज्ञप्तियों के पीछे जो पत्रकार फील्ड में जाकर जांच करने की कोशिश करता है उसके साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार करना और उनको धमकी देना शुरू करते हैं। मुझको भी इन्होंने धमकी दे के रखा है। पिछले साल अगस्त माह में अपने कार्यालय में बुलाकर यहाँ पत्रकारिता करने के कारण हमको जो है दोनों पक्षों की बात रखनी पड़ती है। कई बार नक्सलियों से भी मिलना पड़ता है, उनके कैंपों में भी जाना पड़ता है। तो उनके कैंप का कोई वीडियो इनको किसी पत्रकार साथी ने उपलब्ध कराया था मेरे बारे में, तो उसको लेके दिखा रहे थे कि इससे मेरे ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य जन सुरक्षा अधिनियम मेरे ऊपर लागू होता है और मैं इसके तहत मैं 2-3 साल के लिए अंदर चल दूंगा, तो मैं अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखूं और उसके हिसाब से पत्रकारिता करूं। इस तरह से वार्निंग दिया गया था। संतोष यादव, सोमारू नाग, प्रभात सिंह और दीपक जायसवाल आज जेल में हैं। एक और पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम को परेशान होकर बस्तर छोड़ना पड़ा है, लेकिन सरकार कहती है कि किसी पत्रकार को उसकी रिपोर्टिंग की वजह से जेल नहीं भेजा गया और न ही परेशान किया गया। सोमारू नाग और संतोष यादव पर सरकार सीधे सीधे नक्सलियों के साथ मिले होने का आरोप लगा रही है।
निश्चित करता हूं कि अनावश्यक रूप से किसी भी पत्रकार को हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपके माध्यम से ये कहूंगा कि वो जब ऑपरेशन में जाते हैं, रिपोर्टिंग में जाते हैं, तो वो अपनी बात रखें और दूसरी प्रक्रिया में जब वो लिप्त रहते हैं तो उसको पत्रकार की भूमिका से न जोड़ें। बस्तर के कलेक्टर अमित कटारिया कहते हैं कि दोनों ही पत्रकारों संतोष यादव और सोमारू नाग के फोन टैप किए जा रहे थे और फोन कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर ही उन्होंने बेहद कठोर छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के आदेश दिए। They have a direct link with the Maoist, and we have the recording of their calls. They were under surveillance, these journalists. Yes. बस्तर के कलेक्टर के बयान से साफ है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से लड़ने के नाम पर ही सही, लेकिन पत्रकारों के फोन टैप जरूर किए जा रहे हैं। इसका शक बस्तर में हर पत्रकार को पहले से ही था। हमने राज्य में गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस मामले में सख्त गाइडलाइंस हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या सोमारू नाग और संतोष यादव के मामले में फोन टैपिंग की इजाजत वाकई दी गई थी। ये इरमो का फर्स्ट ऐसा केस था, आईजी के चैम्बर में जाके उनके पीड़ित परिवार को रखा। मार्डूम इनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सोनी सोरी पर भी हमला हुआ। सोनी कहती है कि मार्डूम जैसे मामले कई दूसरे गांवों में भी हो रहे हैं, जिन्हें सरकार दबा रही है। पुलिस ने माना इनकाउंटर किया है और गलती की है, तो क्या जितने लोग मारे जा रहे हैं आप तो हर किसी के लिए कह रहे हैं कि वो इनकाउंटर? तो वो सच है, वही कह रही हूँ ना। रेवाली में भी मैंने देखा है, रेवाली का इनकाउंटर हुआ, उसमें भी उसकी औरत गवाह है और उसका परिवार से मिला है। जो मुझे सच लग रहा है उसी को उठा रही। और उसके बाद नीलावाई में भी हुई हुआ, उससे घर के जस्ट सामने में मार दिए हैं, तो उसमें भी मैंने, और नीलावाई में भी मैंने देखा वो अपनी बहन के घर से जाके आ रहा था। उस समय में जिस मुद्दे की बात में दावा कर रहे हूँ, तो उतने एनकाउंटर केस में जो भी नहीं, ये पूरी 100% सच है कि एक किसान है, ग्रामीण है, और मैं बोल रहे हैं तो सरकार दे ना। हम भी तो, अगर हो सकता मैंने गलत मुद्दे उठा रहे तो सरकार वो प्रमाणित करे कि ये नक्सलाइट को हमने मारा है, और जो अगर मुझ पे जो कार्रवाई करना करे, मैं तैयार हूँ। करीब 1.5 साल पहले भी छत्तीसगढ़ में फर्जी आत्मसमर्पणों को लेकर खबर आई, जिसकी पड़ताल एनडीटीवी इंडिया ने की थी। जिन लोगों ने उस वक्त फर्जी आत्मसमर्पणों की बात कही, वो लोग अब भी डरे हुए हैं। मेरे भाई को पकड़ के ले गए हैं, वो 11वीं पढ़ रहा है सिंहगढ़ में। क्या नाम है उसका? भावेश कुमार मड़का में। पुलिस आपके घर में क्यों आई, मतलब खास आपको आप ही को क्यों निशाना बना रही? कुछ तो कुछ वही तो सर, मैं भी बोला कि कई ले आए और वहाँ ढूंढ के देखे, कुछ सबूत नहीं मिला, तो मैं कौन सा फिर नक्सली हो जाऊंगा। सबूत है तो मेरे को अभी पकड़ के ले जाने ठीक है, लेकिन वहाँ बंदूक नहीं है, बम नहीं है, पंपलेट नहीं है, मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है। तो मैं गांव में है, अभी भी दिखाऊंगा। मेरा स्थायी जाति बनाया, सत्यापन किया, किससे बनाया? सरकार से ना। नहीं गए हैं, मतलब सरेंडर हुए? नहीं, उठा के ले गए, पुलिस उठा के ले गए हैं। और उसके बाद सर ये अपना पूना से 2 लोग हैं, बड़े गादम से 5 लोग हैं, ये पेदरास से 1 जन को फिर 20 में ले गए थे। पेदरास? जी। इस कहानी में बस्तर पुलिस का पक्ष जानने की बहुत जरूरत है, लेकिन पिछले 2 दिन में बस्तर के आईजी एसआरपी कल्लूरी के घर हमारा ये तीसरा दौरा है। उसके बावजूद उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही और हमें यही बताया जा रहा है कि आईजी कल्लूरी यहाँ नहीं है। शुरुआत से जो नंबर्स आए सरेंडर के, वो हमेशा क्वेश्चन में रहे। मैंने खुद भी अंदर जाके कई लोगों से गांव में मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा हुआ कि लोगों के मुंह में कपड़ा बांधा और उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी, फिर उन्हें सरेंडर दिखा दिया। कई लोग छोटी मोटे चोरी के इल्जाम में अंदर था, जो फिट ही नहीं होता था उस पॉलिसी में। ये अच्छी बात है कि लोगों को बसाया जा रहा है, लेकिन उनको नक्सली बता के ही थोड़ी बसाया जा सकता है। उनके लिए और भी पॉलिसीज हैं सरकार की। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है और लोगों का संदेह होता है। कई बार ये बात आती है। मैं पिछले 2 महीने से छत्तीसगढ़ का ये स्पेशल डीजी बना हूँ और ये बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ कि यदि कोई वाकई नक्सल है तो ही उसका सरेंडर किया जाए, और जो ऐसे जो छोटे मोटे अपराधी हैं या ज़बरदस्ती या मुंह में कपड़ा बांध के वो सरेंडर कराना, ना तो उससे कोई फ़ायदा है, ना उसकी कोई वाकई में उसकी कोई सिग्निफिकेंस है। पुलिस की छवि पर सवाल बस्तर में अचानक उभर आए कुछ स्वयंभू संगठनों की वजह से भी हैं, जो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर किसी को भी डरा धमका रहे हैं और बस्तर छोड़कर जाने को कह रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन सामाजिक एकता मंच ने पिछले दिनों कई लोगों को डराया है। हमारा एक ही कहना है कि जो भी नक्सलवाद के समर्थक हैं या नक्सलवादी हैं, उन्हें बस्तर में नहीं रहना चाहिए। इस मंच की छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ काफी करीबी और तालमेल है।
पिछले दिनों बस्तर में 2 नक्सलियों की शादी कराई गई, जिनमें बाराती पुलिस वाले थे और घराती सामाजिक एकता मंच के लोग। आत्मसमर्पण के दौरान ही एक कॉन्सेप्ट हमारा आया था कि इनकी शादी करवानी है, तो इस वजह से पुलिस हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हम घराती बनेंगे, तो वहां पुलिस ने बाराती का रोल अदा किया। सबसे ताजा विवाद समाज विज्ञानी और मानवाधिकार कार्यकर्ता बेला भाटिया का है, जिनके घर पर सामाजिक एकता मंच ने प्रदर्शन किया और ऐसे पर्चे गिराए जिनमें उन्हें नक्सली दलाल कहा गया है। मुझे लगता है ये साफ साफ एक नियोजित ये कार्य है, हाँ ऑर्गेनाइज्ड काम है ये, और ये खास करके किया जा रहा है उन लोगों के साथ में जो आवाज उठा रहे हैं। तो आवाज किसके बारे में उठा रहे हैं? यहाँ पे जो कुछ भी सरकार के द्वारा, खास करके पुलिस के द्वारा उनके गश्त कार्यों में, माओवादी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, और जो लोग भी इन इश्यूज को जांच के द्वारा बाहर ला रहे हैं, खास करके उनको टारगेट किया जा रहा है। ये सच है कि छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलवाद के खिलाफ एक बेहद कठिन लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अगर वो ये सोचती है कि पत्रकारों और सिविल सोसाइटी की आवाज को दबाकर, उनके फोन टैप कर, उन्हें जेल भेजकर और लोकतंत्र का गला घोंटकर उसे जंग जीतने में आसानी होगी, तो ये उसकी भूल है। सच इसका उल्टा है। लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, कलम जितनी आजाद होगी, विचार जितने खुले होंगे, माओवादी उतना ही कमजोर होंगे और पुलिस को अपना काम करने में उतनी ही आसानी होगी।